बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। पाकिस्तान पीस ब्रोकर भी है, पीस मेकर भी है और एक लिहाज से पीस कीपर भी है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो अमेरिका ईरान जंग की सालसी में पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया और डेफिनेटली ये एक हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है और इस पे लेट्स होप कि फ़ाइनल रिकॉर्ड भी इसी तरह हो जाए जैसे जंग बंदी का मुआहदा हुआ है और मज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कि कल ईरान के सदर भी आए हुए थे और शुक्रिया भी शायद अदा करने और उसके साथ साथ शायद अगला कोई लाया अमल जो भी होगा तो वो भी शायद तय करने हमारी लीडरशिप के साथ। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि बहुत अरसे से आप लोगों को मालूम है कि मिडल ईस्ट का जो तनाज़ा था उसमें ईरान सिंगल आउट हुआ था और वो वाली जो पीस के लिए या अमन के लिए कोशिशें होती थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की सरबराही में ये एक बहुत खुश आइंद आगाज़ हो गया है और इस पे हमें बजा तौर पे हम कह सकते हैं हमें खुश होना चाहिए, दुनिया को खुश होना चाहिए, इसलिए कि ये जंग बंदी का मतलब या नेक्स्ट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि दुनिया भी जंग से बच गई, दुनिया की मईशत भी बच गई और दुनिया एक अच्छे राह पे चलेगी। अभी भी आपको पता है ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं और ये बड़ी खुशआइंद बात है। यहाँ पे तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है वहाँ पे जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा आ गया और उसके बाद महंगाई का दौरा हो गया। गरीब आदमी जो पहले बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा था वो और परेशानी का शिकार हो गया। जो मिडिल क्लास थी वो गरीब होना शुरू हो गई और जो अमीर हैं वो तो अमीर होते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है ये कैपिटलिस्ट वर्ड है, इसमें ऐसा ही होता है। बहरहाल कहना ये था कि ये जंग बंदी का बड़ा अच्छा आगाज़ हो गया है। ये जंग बंदी का जो आगाज़ हुआ है तो इसके साथ साथ जुड़ी हुई हमारी हम हमेशा बात करते हैं वो मईशत है, क्योंकि मैं हमेशा मिसाल भी देता हूँ कि दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर बन गई है, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जिसने कोई जंग नहीं लड़ी, जिसने कोई गोली नहीं चलाई, सिर्फ मईशत की बुनियाद पे सुपर पावर बन गई है। बड़ी कोशिश की गई अमेरिका ने और वेस्टर्न उसके जो एलाइज हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने शायद कोशिश की कि कोई कोल्ड वार शुरू की जाए, कोई फंसाया जाए चाइना को। वो नहीं फंसा, वो किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं गया। नतीजा ये निकला वो अपनी इकानमी को बढ़ोतरी करता रहा और अपनी मईशत को ही बेहतर किया और मईशत के ज़ोर पे आज वो एक सुपर पावर है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका अगर नंबर 1 आज भी है तो नंबर 2 सुपर पावर जो है वो चाइना है और चाइना सिर्फ इस बुनियाद पे है कि उसकी मईशत बहुत आगे चली गई है और उसने एक बड़ा किरदार भी अदा किया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप शुक्रिया भी अदा करता है कि आपके न्यूट्रल रहने का बहुत शुक्रिया इस जंग में, ये जो ईरान के साथ जंग हो रही थी। इस जंग के साथ जुड़ी हैं बहुत सारी चीज़ें। आबनाए हुर्मुज़ आप लोगों को मालूम है कैसे वो एक ऐसा टूल, जंग का टूल बन गया जैसे ड्रोन्स होते हैं। तो ये एक टूल पहली दफ़ा समझ आया है कि जी आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से सारी तिजारत, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो समंदर हैं, ये जो बहरी रास्ते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और उससे जुड़ी होती है ब्लू इकानमी, जिसको समंदरी मईशत भी कहा जा सकता है। तो ब्लू इकानमी में भी पाकिस्तान के लिए बड़े दरवाज़े खुले हैं और खुल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बंदरगाहें हैं वो आबाद होना शुरू हो गई और वहाँ पे जो जहाज़ हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए, ट्रैफिक बहुत बढ़ गई और ये एक बड़ी खुशआइंद बात थी। हमारा गवादर जो है वो भी आबाद हो गया और लेट्स होप कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा आबाद होगा, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान ने ये जंग बंदी का सेहरा अपने सर लिया है तो फिर डेफिनेटली हमें मुआशी तौर पे भी फ़ायदा होना चाहिए। जहाँ मुआशी तौर पे हम बात करते हैं तो फिर हमें पाकिस्तान की मईशत याद आती है और पाकिस्तान की मईशत याद आती है तो अभी कल ही हमारा बजट पास हुआ है। बजट को देखें तो आप लोगों को मालूम है जो टैक्सेस होते हैं, जो फेडरल पूल होता है, उसको एनएफसी अकॉर्ड के तहत जो है फार्मूले के तहत जो है प्रोविंसेस को 57.5% चला जाता है और बाकी फेडरल के पास होता है। फेडरल के ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें हैं और इस पे बड़ी ले दे भी होती रहती है। अभी भी आप लोगों को मालूम है कि
बिलियन जो है वो अल्टीमेटली प्रोविंसेस से लिया गया और फेडरल ने अपनी ज़रूरियात के तहत, तो वो एक चीज़ है जो आइनी भी है, कानूनी भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी क्या सिचुएशन है, और इस बजट में गुर्बत मुकाओ के लिए या तखफीफ गुर्बत के लिए क्या किया गया है, और उसके साथ हेल्थ के लिए क्या किया गया है, और उसके साथ एजुकेशन के लिए क्या हुआ है, इस बजट की क्या सूरत हाल है। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि लेस दैन 1% ऑफ द GDP होता है। इस बार भी हम जायज़ा लेंगे कि इस बजट में क्या हुआ है। इसी पे बात करने के लिए आज दावत दी है। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रहे हैं नादिर मुमताज़ बड़ाई साहब हैं। वेलकम टू द शो जी नादिर साहब। और उसके साथ अफशा तहसीन बाजवा साहबा हैं जो बुनियादी तौर पे इंसानी तरक्की के हवाले से ह्यूमन डेवलपमेंट की माहिर हैं, और उनके पास बहुत सारे कैप्स हैं और अक्सर हम उनको तकलीफ़ भी देते हैं, वो टाइम भी दे देती हैं। वो चाइल्ड राइट्स के लिए भी कमीशन की हेड रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा यूनिसेफ में भी काम किया है। वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, माहिर आइन व कानून हैं और बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत काबिल असातिज़ा की जगह पे मैं काउंट करता हूँ, उनसे हम गाइडेंस लेते हैं। आरिफ जज साहब, वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नादिर साहब आपसे। ये बताइएगा, ये जो जंग बंदी हुई है अमेरिका ईरान की, अभी मुज़ाकरात प्रॉपर शुरू हो गए, ईरानी सदर भी कल आया हुआ था, और एक बहुत कितनी बड़ी आपके नज़दीक डिप्लोमेटिक कामयाबी है, और कितना बड़ा एक दुनिया को सहारा मिला है कि जंग से बच गए हैं, मईशत जो है जो तबाही थी उससे बच गए हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत तो हम हमेशा बात करते हैं, कितना बड़ा दुनिया को सहारा मिला है इस बात का कि ये जंग बंदी होगी और इंशाअल्लाह ये जाके कहीं ना कहीं एक फ़ाइनल रिकॉर्ड भी होगा जो 60 दिन में कहा जा रहा है होना है। जी बेग साहब, ये तो एक इंटरनेशनली एक नॉलेज होगी बात कि पाकिस्तान की मीडिएटर आया और सालसी किरदार अदा किए इन्होंने, तो हमारी ग्लोबल एक रिकॉग्निशन हो गया। वी आर इन दी लाइमलाइट नाउ। बिल्कुल, इंडिया बहुत पीछे रह गया और इसके ऊपर इंटरनली क्रिटिसाइज भी हो रहा है। जो कंसर्न की बात है कि सारे इस रीजन में सबसे वल्नरेबल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड की वजह से पाकिस्तान है। राइट। पाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन 70% तकरीबन गल्फ कंट्री से आते रहे और थ्रू रूट होके आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। सही। और हमारी एक्सपोर्ट भी गल्फ के पोर्ट्स के थ्रू होके जाती है। कुछ ट्रांसशिपमेंट की वजह उधर ट्रांसशिपमेंट होती है क्योंकि आगे वेस्ट को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली जो जाता है वो गल्फ पोर्ट के थ्रू ट्रांसशिपमेंट होती है। बिल्कुल ठीक। और हम कुछ ऐसे भी एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कैटल बहुत है उधर, उनको हे फीड स्टॉक यहाँ पाकिस्तान से जाता है, वो वर्चुअली ज़ीरो पे आ चुका था। कंसर्न्स ये है कि ये इंड्योरिंग या सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में ट्रैफिक सारी डाइवर्ट हुई है ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स की। बहुत ज़्यादा आई है। ये वो बेसिकली कंटेनर्स थे जो स्ट्रैंडेड थे, ये लावारिस थे, हाई सीज पे फ्लोट हो रहे थे। तो कुछ कंटेनर्स उतारे गए कीनिया में, कुछ कोलंबो में, और कुछ पाकिस्तान के पोर्ट्स पे। बेसिकली लावारिस कैसे थे? वो निकल चुके थे गल्फ पोर्ट्स के लिए, डेस्टिनेशन वो था, वो एंटर नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अनलोड करना कहीं था, पे शिपिंग लाइन ने उतार दिया, साहिल पे जाना था तो वहाँ नहीं जा सकते। तो हमको एडवांटेज हुआ कि जब वो कंटेनर इधर आ गए तो फिर दूसरी शिपिंग लाइन ने जो भी कंसर्न का शिपर था उसने यहाँ से मंगवा लिया। तो ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी काफ़ी हुई। 3 तरह की एक्टिविटी होती है मेन पोर्ट पे। एक हिंटरलैंड ट्रैफिक होती है, ठीक, एक ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, और तीसरी ट्रांसशिपमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो का रेवेन्यू है वो काफ़ी कम होता है। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कम आया, बट इट इज़ एफिशिएंसी वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तानी दोनों मेन कराची पोर्ट्स पे मौजूद है। और दे आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। मैन पावर ग्वादर में भी मौजूद है। जी, ग्वादर में भी मौजूद है। ग्वादर बल्कि मेन शिपिंग लाइंस के ऊपर ही पड़ता है। अब मसला सिर्फ ये है कि गल्फ पोर्ट्स में एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक कंटेनर आता है तो ड्वेल टाइम कहते हैं, तो विद इन 4 to 6 टाइम्स वो
कंटेनर अनलोड होके लोड हो जाते हैं और ट्रांसशिपमेंट हो जाते हैं। मतलब कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी के इश्यूज हैं अभी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं है इशू ये रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, ठीक कि वो क्लियर कभी रिस्क असेसमेंट कितनी जल्दी क्लियरेंस होती है, कितना जल्दा उस कस्टम का कोई रिस्क से वो हो सकता है 72 आवर्स के लिए रुक जाए और फिर वो पूरा कॉन्वॉय जो है, पूरा स्टॉक जो है, ठीक, वो स्टैक रुक जाता है जब तक वो क्लियर ना हो। तो ये हमारे अपने रेगुलेटरी इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन ये है कि इसकी वजह से एक ट्रैफिक बढ़ी है और दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जंग बंदी के नतीजे में, अभी आपको पता है कि ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं वो भी रिमूव हो गई हैं और उसकी ऑयल ट्रेड जो है ना प्रॉपर हो गई है। तो पाकिस्तान की ये जो बंदरगाहें हैं, क्योंकि आप चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट भी रहे हैं और वैसे भी शिपिंग के सेक्रेटरी रहे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी एक्टिविटी अभी शुरू होने जा रही है। और होपफुली ये वाली जो हमारी बंदरगाहें हैं, जो स्पेशली गवादर आबाद नहीं हो रहा था, वो भी हो जाएगा और यहाँ पे एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जी बेग साहब, असल में पोर्ट्स जो है ना वो इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं। इन अ वे कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम भी कम्पीट करते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। राइट। सऊदी पोर्ट जो है वो यूएई पोर्ट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं। अब एक नया एंट्रेंस आ गया है ओमान भी इंटरनेशनली बंकरिंग में आ गया है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी अपने पोर्ट पे लगा ली है और वो अच्छा, वैसे मजे की बात ये कि आपने बात की यूएई की, तो मेरा ख्याल है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के तो बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो ईरान के साथ उनका रवैया था ड्यूरिंग द वार, तो वो मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ना कोई शायद ट्रेड जो है वो भी डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है, या हम ऐसे ही। जी बेग साहब, पहले जो एमिरेट्स के पोर्ट से वो बेसिकली चल ही रहे थे ईरानी कार्गो पे। ईरान से हाइड्रोकार्बन कार्गो आता था शिप टू शिप, AIS ट्रांसपोंडर ऑफ करके दूसरी शिप भी लोड होता था। लेकिन अब वो सारा कार्गो जो है वो वाया गवादर नहीं डाइवर्ट हो सकता। ये अपॉर्चुनिटी सीज करने की बात है। अच्छा, हम अगर अपॉर्चुनिटी सीज कर होपफुली मेरा ख्याल है होगी। अफशान तहसीन बाजवा साहबा आपके पास आएंगे, ये हम दो चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। एक तो जाहिर है जंग बंदी हुई है और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का किरदार है, और दूसरा ये है कि हमारी इकानमी, हमारी जो बजट है, हमारे जो इंसानी तरक्की का, वो नेक्स्ट राउंड पे आएंगे। ये बताइएगा कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। आप क्योंकि UN लेवल पे भी काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी करती हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, वर्कशॉप भी करवा रही हैं, तो ये बताएं कि कितनी बड़ी पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान एज ए यानी लीडर सामने आया है और उसने जाके सालसी भी करवाई है, अब मज़ाकरात भी करवा रहा है और होपफुली एक कार्ड भी हो जाएगा विद इन 60 डेज। देखिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इस वक्त तो आप कोई सोशल मीडिया का कोई कुछ ओपन कर लें, TV टॉक शोज़ कर लें, ग्लोबल मीडिया को देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शायद कई सालों के बाद, दहाइयों के बाद इस वक्त एक ऐसा पाकिस्तान का जो ग्लोबल जो इंटरनेशनल इमेज है वो उभर के सामने आया है कि दुनिया में जब कोई 190-95 ममालिक थे और जब ये जंग छिड़ी तो कोई एक मुल्क भी सामने नहीं आया जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मुल्क जो हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। काफ़ी जो कोलिशंस थे, बहुत दफ़ा पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे काम करता रहा है और शायद दुनिया की मरकज़ निगाह भी रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि मेरा ख्याल है 70s के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि हम इतने बड़े डिप्लोमेटिक यानी उसमें कामयाब हुए हैं एफर्ट्स में, और सारी दुनिया आपकी तरफ देख तो मैं यही कह रही हूँ कि आप ये देखें, वो मैं हमेशा सूफ़ी बरकत अली साहब का कोट हमेशा TV पे मुख्तलिफ जगहों पे, आज से कुछ 6 साल पहले मैं ये कोट किया करती थी, मेरे 6-7 साल पुराने आप प्रोग्राम देख लें कि वो सूफ़ी बरकत अली साहब फरमाया करते थे, फैसलाबाद में उनका मज़ार है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में आलम बाला के फैसले होंगे। तो इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कल का जो ईरान के जैसे विजिट्स देख लें, बाकी तमाम जैसे US जो है बात ही हमारी तारीफ से शुरू करता है, US की लीडरशिप शुरू करती है और फिर कर भी दिखाया हमने। एक वो दौर था जब वो फ़ोन कॉल सुनने को तैयार नहीं थे तो अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब या फील्ड मार्शल साहब मेरा ख्याल है कोई डायरेक्ट रब्ते भी कर लेते हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं और वहाँ से भी बात हो जाती है, वहाँ से भी टेलीफोन आ जाते हैं। वो स्टेटमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं उनके जो लीडरशिप है, और ये आप काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल पड़ा है, हमेशा अच्छा सुनने की इबादत हो रही है और बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम चूँकि हर चीज़ देखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ के चैनल्स हों, वहाँ की चीज़ें हों, तो वो बार बार
पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितना आगे चला गया। देखिए, इसी पे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू भी करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा है जब हम लोग जब भी कभी अपने मुल्क से बाहर जाते थे कहीं पे भी, ये सच बात है, मैं खुद भी ऐसा ही था कि हम अपनी शनाख्त या तो छुपाते थे या हमें लगता था कि अब पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, और ये हुआ भी। मैं कई साल पहले हज पे भी गई थी तो वहाँ मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग थे और मुसलमान, मैं इस वक्त यूरोप या वेस्टर्न या नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही, इवन वो भी हम पे हमारा बहुत हद तक मजाक उड़ाते थे, और हमें खुद भी इसलिए फील होता था कि वहाँ पे जो हमारा फॉरेन डायस्पोरा आया होता था तो उनकी जो कन्वर्जन रेट होता था और जो रुपीस का कन्वर्जन रेट होता था, जब हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, पड़ोसी मुल्कों में भी चले जाएं, तो बहुत बुरे हालात, वो उसमें हम बाद में आते हैं। लेकिन एक इमेज एज अ पाकिस्तानी हमें हमेशा से ये फील होता था कि ये समथिंग विच इज नॉट वेरी, थोड़ा सा ब्लर सा था, वो थोड़ा सा जो है ना, अभी देखें जो है ना, आप बहुत बेहतर, अभी आप ओवरऑल देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, बतौर खास हमारे मुस्लिम कंट्रीज में आप खास तौर पे, तो वो बहुत प्यार से, फख्र से, बहुत ही हमारी एक टोटली हमारा इमेज ही चेंज हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब है, एक शुरुआत है। क्यों जो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ा, आपने चूँकि आप हमारे लिए एक तारीख की हैसियत भी रखते हैं और आपकी स्ट्रगल भी बड़ी है, ये बताइएगा कि ये जो मैं कहता हूँ कि 70s के बाद शायद पाकिस्तान में इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी जो है, इतना बड़ा मरकज़ निगाह होना, वो के दरमियान में कोल्ड वार में या अदरवाइज़ हम जंगों का भी हिस्सा रहे, वेस्ट के लिए हम ब्लू आइड बॉय भी रहे, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी जो पाकिस्तान ने समेटी है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आपके नज़र? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हजूर। बात यह है कि ये बड़ी अकल की बात होती है कि जो अपॉर्चुनिटी सीज कर ले। अब हुआ ये कि ये वो वक्त था कि जिस 2 दिन पहले इस जंग के शुरू होने से 2 दिन पहले 26 फरवरी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इजराइल का दौरा करता है और इजराइल से गले मिल रहा है और साथ 2 काम कर रहा है। एक तो इजराइल को वो बहुत इस तरह जिस तरह बिल्कुल सगे आपस में इकट्ठे होते हैं कि भाई आप दोनों ने मिल के तय किया कि जनाब पाकिस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये पाकिस्तान में जो वो दरअंदाजी हो रही है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको सपोर्ट करेंगे, पैसा इकट्ठा करके हम इकट्ठे मिलके सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो बड़े अरसे से खटकता है, बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हुआ ये कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो आपने वो मौका सीज कर लिया, अपॉर्चुनिटी सीज कर ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया जो आपको ताने देता था कि आप आइसोलेट हो चुके हैं, इंडिया खुद आइसोलेट हो गया और इंडिया के अपने मुल्क के अंदर लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि भी मोदी ने हमारे साथ क्या किया। सही। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो है उसका तो आम आदमी वाला स्टाइल है ना, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, मैं नहीं खेलता तेरे नाल है, कांड करके जा रहा है, वो सलाम नहीं लेता, उनसे हाथ नहीं मिलाता, तो वो उसका जो इम्प्रेशन जाता है, क्योंकि वो किसी को डिफरेंट मैन। अच्छा, मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमें इतना ज्यादा इस मामले में ना एक थोड़ा सा खुश भी होना चाहिए और थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि वो किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ कर सकता है, कोई बात ये जिनको बड़ा लाडला उसे बनाया हुआ है ना और बड़े खुश है, उन्हें भी ज़हन में ये रखना चाहिए कि विद इन फ्यू मिनट्स ही कैन चेंज और आपको पहचाने भी ना और ये कहे कि ये कौन है, रोगन ने क्या किया। ऐसी गिदड़ सिंह की साड़ी लीडरशिप को गिदड़ सिंह की ये समझ आ रही है। एक सेकंड मैं आपको अर्ज करूं, अगर हम उस यानी टोले का हिस्सा हो जो बैठ के सिर्फ हमने ताली बजाने के वाह 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 वाह, फिर तो हम कहेंगे गिदड़ सिंह ही है। वरना बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं जो हमने पेश की हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो आप थोड़ी सी डिफरेंट मैच करने लगा वो ये कि एक और बात साबित होगी, ये खुशी की बात तो बतौर पाकिस्तानी के मैं समझता हूँ कि मैं कौन होता हूँ कि जो मैं इससे मुफाद करूँ या मैं इससे इख्तिलाफ करूँ, ये तो खुशी की बात है पाकिस्तान की इज्जत हो। अब एक और बात भी ये फैसला करना है आपने कि ये खुशी की बात है या सोचने की बात है। एक बात तय हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत के ज़रिए सियासत में करने वाले लोग जो वो पीछे हैं
और फौज जो है उसका अमल दखल और उसके फील्ड मार्शल का इतना है कि वो सियासत में भी और आपकी फॉरेन पॉलिसी की सतह पे भी उसका रोल यानी क्या नेक्स्ट टू नन है। लेकिन आपको मालूम है इससे मुझे एक सेकंड आप परेशान ना हो, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है या दुनिया मुझे तकलीफ नहीं है। मैं सुन ले जरा हौसले से सुन ले एक सेकंड। आपको इस मामले के लिए आपको एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करना होगा क्योंकि ये बात आपके मिजाज के साथ नहीं लगती। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सियासतदान जो है उनको उनकी औकात इंटरनेशनल सतह पे भी दिखा दी गई कि जनाब फील्ड मार्शल आगे है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़ा इंतजार कर रहा है कि मेरे साथ कोई हाथ मिलाए और वो साथ उन्हें लेके चलता है। ये एक और तरह की बात है। अब आप एक सेकंड मुझे इजाजत दे दे एक लेमा, ये आपका आप तो एंकर पर्सन है, जो भी चाहेंगे आप कर ले, बाद में सफाई कर देना, रंदा फेर देना, आपको रंदा फेरने का पूरा इख्तियार है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जहां तक मैशत का ताल्लुक है। मैं अब उस तरफ से हट जाता हूँ। मैशत में सूरत हाल ये है, आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। फेडरेशन की बात करें, एनएफसी की बात करें, अगर मुझे एक लम्हा आप दे दें तो आप मुझे यकीन माने जो तकलीफ हो रही है मुझे उसका अंदाजा है और मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे वो तकलीफ नहीं मुझे वो ना हो तकलीफ जो इन बातों की वजह से होती है। मैं नहीं चाहता। हम हमेशा आपकी जो वो अच्छा एक लम्हा अगर आप थोड़ी सी इजामत करेंगे ना, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो मैशत की आपने बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात ये है कि आपने चाइना का रोल दिखाया और कहा कि चाइना ने बहुत आसानी से तरक्की की, आराम से उन्होंने कहा जी हम किसी के साथ लड़ाई में नहीं है, झगड़े में नहीं है, अपनी हम तरक्की कर रहे हैं। मैशत कमज़ोर होने की वजह से बल्कानाइजेशन हो गई उस रियासत की जो अंपायर थी, सोवियत यूनियन जो था उसका बोलबाला था। अमेरिका सुपर पावर नहीं थी, सोवियत यूनियन थी, लेकिन सोवियत यूनियन सुपर पावर ना रही महज इस वजह से कि मैशत नहीं। अब आपके लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इसके लिए पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ने ये मौका दिया, हमारी पूरी दुनिया में जय जयकार हो गई। अब अगर हमने अपने मुल्क के अंदर मैशत का इस्तेहकाम नहीं लाना जो कि सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है, जब जो ही माहदे पे दस्तखत हो गए लोगों की नजरें आपके बलूचिस्तान पे में होने वाली सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में होने वाली लड़ाई और आपके अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस पे जाएगी। ये आज मेरी बात नोट करना। और उसके बाद ये चंद दिन की बात होती है, ये जो परसेप्शंस बनते हैं, असल चीज़ें जो होती हैं वो हकायक फिर आपके दुश्मन भी तो है ना। वो आपका क्या ख्याल है, इंडिया जो है वो खामोश हो जाएगा? इंडिया ही इसे हाईलाइट करेगा कि जनाब ये जो बने पीस मेकर बने हुए हैं, पीस कीपर बने हुए हैं, इनकी अपनी हालत ये है कि इनके मुल्क के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए मुआशी तौर पर ये बदहाल है और ये इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। क्यों जी नादिर साहब, फिर आपके पास आएंगे। ये बताएं कि पाकिस्तान ये जो हम बात करते हैं बजट की, तो अभी बजट पास हो गया और मैं देख रहा था फिगर्स कि हमने क्या क्या वो किया है। जो मेरे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक कुरंगी फिश हार्बर जो है उसका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 1 बिलियन रखा गया है। कराची शिप यार्ड अपग्रेड्स के लिए 10.5 बिलियन है और इसी तरह गडानी शिप ब्रेकिंग मॉडर्नाइजेशन के लिए 12 बिलियन 13 बिलियन है। और इसी तरीके से एक नेशनल फ्लीट जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए रखा गया है, 30 वेसल आएंगे। तो ये जो बजट में यानी ऑलमोस्ट 24-25 बिलियन रखा गया है, आपके ख्याल में हमारी जो बंदरगाहें हैं जो हमारी रिलेटेड टू द ब्लू इकानमी है, तो आप समझते हैं कि ये सफिशेंट है? क्योंकि हम तो ये इनसार कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के बाद कि ये बहुत बड़ा यहाँ पे कारोबार शुरू होने वाला है। हमारी मईशत जो साहब कहते हैं, हम भी सारे इस पे मुत्तफिक हैं कि असल तो मईशत है। तो ये जो मईशत है ब्लू इकानमी, आपको मालूम है कि $1 बिलियन टोटल हमारी कोई वो होती है, उससे कमाते हैं, जबकि $100 बिलियन का पोटेंशियल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ जो है काफ़ी है? 23, 24, 25 बिलियन जो गवर्नमेंट ने रखे हैं। जी, पहले मैं एक बजट पे बात कर लूँ। राइट। हमारी जो बजट की एक्सरसाइज है, जो बजट पास हुआ है, राइट, ये बेसिकली मुझे नहीं लग रहा है कि पॉलिसी ड्रिवन इसमें कोई मेजर्स लिए गए, कोई सिमत नजर नहीं आती, कोई डायरेक्शंस नजर नहीं आती। पॉलिसी डायरेक्शन होना चाहिए।
अब आप क्लाइमेट चेंज की वजह से करें, ईवी अगर आप इंपोर्ट करें, तो ये बेसिकली जो दूसरे मुल्क के सिटीजन्स हैं, दूसरे मुल्क के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सपोर्ट करें। कतर से हम LNG मंगाते हैं और ट्वाइस कॉस्ट है जो लोकल गैस प्रोड्यूसर्स को आप देते हैं फॉर गैस प्रोडक्शन। और उसी तरह EV हम बाहर से मंगाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक, विंड टर्बाइंस, विंड मिल, उनके ब्लेड्स मंगाते हैं। इनका जो मटेरियल है, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, रेयर अर्थ मिनरल गैलियम हो गया, लिथियम हो गया, जिससे बैटरीज बनती हैं। सही, ये मैसिव अमाउंट्स में पाकिस्तान से ले जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और एज कॉन्सेंट्रेट ओर फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, अबू धाबी में एक स्मेल्टर प्लांट लगा है, तो वो एल्युमिनियम का जो रेयर अर्थ में आता है, जिसपे तो सारी दुनिया जो है इस वक्त आपको मालूम है कि पूरी जो यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी, वो इसी पे कंसंट्रेट कर रही है। चाइना ने बड़ा उसको एक्सपोर्ट इस पे कोई पॉलिसी अभी तक कोई वजाहत नहीं आ रही है। ओके, हम बेसिकली वैल्यूडेशन कोई नहीं करें, यहाँ स्मेल्टिंग नहीं है, रिफाइनरी है, हम और कॉन्सेंट्रेट भेज रहे हो, पता भी नहीं हमको क्या भेज रहे हैं। ठीक है, और ये शिप लोड्स की शिप लोड जा रहे हैं, और वही वहाँ से रिफाइन हो के हमको, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन है। तो बजट में कोई मुझे पॉलिसी ड्रिवन नहीं लग रहा है, टिंकरिंग है, फलां लॉबी को इतना बेनिफिट दे दो, 1.5% कर दो, 1% कर दो। रियल एस्टेट कोई नहीं है, रियल एस्टेट को बेनिफिट दे दो, एक्सपोर्टर को बेनिफिट दे दो, वो आगे से कोर्स करते हैं, ब्लैक मेल करते हैं गवर्नमेंट को कि जी हम बड़ा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब मैं BI इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, वो हम मैडम से बात करेंगे। हमने तो असल में आपका वो बजट देख रहे थे जो बुनियादी तौर पे बंदरगाहों से रिलेटेड, यानी उससे रिलेटेड था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो हमारी घटाने की थी, क्या वो रिवाइव हो जाएगी? जी, वो नीड ऑफ द आवर है। 2 साल पहले हमने हांगकॉन्ग कन्वेंशन साइन किया, रेटिफाई भी कर लिया, जिसकी वजह से गडानी शिप रिसाइकलिंग दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए थी। 32 यार्ड्स हैं, ये फुल होते थे, अब 1 या 2 शिप महीने में आए तो बड़ा खुश होते हैं। तो बेसिकली इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को 12 बिलियन रुपीस दिए हुए हैं और अभी तक उस पर काम भी नहीं स्टार्ट। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न है वहाँ पे, यानी ये शिप ब्रेकिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। जी, उसके लिए मैकेनिज्म चाहिए आपको, लैब चाहिए। सॉरी, आपकी बात काट रही, कैपेसिटी इशू नहीं है। वहाँ पे जो लोग जॉब्स करते हैं वो उस नौकरी को वजीफा कहते हैं मोस्टली। हाँ, ये भी तो शिप बिल्डिंग जो है, शिप बिल्डिंग को इतना इंसेंटिव देना और एट द सेम टाइम 30 वेसल्स प्रोक्योर करना, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक, हमारे पास कमर्शियल शिप बिल्डिंग यहाँ होती ही नहीं है। अब 2 शिप्स का एक्सीडेंट हुआ कराची पोर्ट में। एक अंडर सी इंटरनेट केबल ले करते हैं और एक कंटेनर शिप था, वो खड़े हुए कई हफ्तों से क्योंकि वो रिपेयर नहीं हो सकते। अब ये गल्फ पोर्ट जाएंगे, वो जो कैपेसिटी वाली बात आप कर रहे हैं सर, हमारे सिंपल पास बोर्ड कैपेसिटी नहीं है सर। बोर्ड नहीं, हमारे जितने मरीन इंजीनियर हैं वो गल्फ कंट्रीज में जाके नौकरी करते हैं और वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये कोई बट ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम 30 वेसल जब लेंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज किसी और मुल्क को देंगे। वही बात है, वो जज साहब जो बात कर रहे हैं, जो हम सारे करते रहते हैं, इकोनॉमी असल चीज़ है। क्यों मैडम आप ये बताएं कि इस बजट में कुछ फिगर्स हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो आपने स्पेशली सेहत और एजुकेशन, जो कि ज़ाहिर है ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी उसके बगैर तो कोई ह्यूमन डेवलपमेंट हो नहीं सकती। तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है बजट में, कोई आपको कोई हौसला अफजा लगी है कि नहीं लगी? चलिए, थैंक यू वेरी मच बेग साहब, मुझे आप विदाउट इंटरप्शन 2 मिनट बोलने थे, क्योंकि ये अंदर एक हमारे ऐसा लावा है in the best interest of our country. I think these are the right platforms where not only that we can speak, यही चीज हाईलाइट भी करना share the knowledge with the audience, लेकिन हम उसमें ओवरऑल शायद एक अपना हिस्सा भी डाल रहे होते हैं कि बिल्कुल हम ये कहीं अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट हम कहीं पे आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी साहब से 200% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं भी गवर्नमेंट में हेड कर रही थी एज अ चेयरपर्सन, और मेरी बहुत एक्सटेंसिव इंगेजमेंट थी पार्लियामेंट के साथ, सेनेट के साथ। उससे पहले मेरा कुछ और विजन था, दो के मैं गवर्नमेंट के साथ UN में जब थी काम कर रही थी, मेरा ये ख्याल था कि जैसे इन्होंने बात की कि हम UN में जब काम करते हैं तो हमारा एक विजन होता है, फिर एक मिशन होता है,
फिर एक गोल होता है, फिर हमारा एक पूरा एक्शन प्लान होता है और हम रिजल्ट बेस्ड चीज़ें करते हैं। और इस सब को करने के लिए जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, उससे पहले हम बेसिक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं, मसला क्या है, गैप्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ पे ज़्यादा इनपुट ज़रूरत है, कम है। वेरी शॉर्टली व्हेन लाइक ही सेड कि हम पॉलिसी बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमारे मुल्क में भी मेरा यही ख्याल था कि मुल्क के अंदर पिछले हर नया जो फिस्कल बजट है उससे पहले ये प्रॉपर एक्सरसाइज फेडरल एंड जो प्रोविंशियल है वो इन कोऑर्डिनेशन होती होगी, ताकि जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको अकॉर्डिंगली फिल किया जाए। और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा मुल्क जो है उसके जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उसकी जो सोशली जो उसकी हम उसको प्रॉस्पेरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो सारे जो हैं वो मटीरियलाइज हों। और उससे बड़ा जो आजकल खासकर अब इस सारी सिचुएशन को मैं अभी दोबारा ये भी फिर से कहना चाहूँगी कि देखें कितना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने एक इस मुकाम पे ला खड़ा किया कि हम लोग हमें पहचानने लगे हैं। वरना आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान को कोई पहचानता नहीं था सिवाय गवर्नमेंट्स के, आम आवाम अमेरिका में। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट इसमें। तो अब ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखें उस तरफ कहाँ हम पहुँच गए। और जब थोड़ा सा वो वक्त गुजरेगा, अभी जैसे इन्होंने कहा ये अब पूरा रोज़ तो टीवी पे ये बातें नहीं होंगी, तो जब हम वापस अपने घर आएंगे, कोई जैसे शादी अटेंड करने के बाद खुश हो गए हैं, अब वापस जब हम एक्सटर्नल से इंटरनल सिचुएशन में आएंगे, ये आम लोगों को भी पता है कि एक्सटर्नली आप बहुत ज़्यादा उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक एक्सटर्नली मुल्क जो है वो मुआशी सतह पे एक मजबूत बुनियादों पे खड़ा नहीं है। और आपने खुद चाइना की मिसाल ली, पूरी दुनिया की मिसालें हैं। और मैं ज़रा बहुत लेमैन अप्रोच में बात करती हूँ, आम आवाम को भी पता चले। देखें जितनी भी दुनिया में आप तरक्की कर लें, फिस्कल डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात करेंगे तो वो तब तक नहीं हो सकती जब तक उस मुल्क के अवाम जो हैं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिनमें हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, उनकी सोशल प्रोटेक्शन आती है, उनकी स्किल्स आती हैं, वो उनको ना मिलें। और उनका एक लिंक जो है आपके मुल्क के अंदर जो हुकूमत एज अ ड्यूटी बेरर आपको जो ये सारी चीज़ें देती है उसके तहत स्टैब्लिश ना हो। नहीं, ये बात अब मैं सेक्रेटरी साहब से पूछूंगा, ये चूँकि इनकम टैक्स के भी अफसर थे, 22 पे चले गए। ये बताइएगा कि ये जो बजट है ये आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है ये ग्रोथ के लिए दिया गया, आपको ये स्टेबलाइजेशन का बजट लगा है, ग्रोथ का लगा है, या मतलब IMF का बजट है बस ठीक है रिकवरियाँ करनी है, टैक्सेस लगाने हैं, क्या कैसा बजट लगा है वैसे? सर IMF का एक्चुअली बजट तो IMF तो आपको कहता है कि जी लोन लेना है तो एक आपने वापस भी पे का कंडीशनल जो भी कर्जा देगा तो वो वापस तो लेना है उसने। लेकिन आपको ये कौन सा बजट लगा है? ये स्टेबलाइजेशन का बजट है, कहते हैं इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई है, लोग तो गुर्बत की लकीर से रोज नीचे जा रहे हैं। वो ये है कि अभी कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो गई है, कंप्लायंट टैक्स पेयर ओके जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए और प्यूनिटिव मेजर्स बढ़ गए हैं, उसको और पेनल्टी लगेगी अगर वो लेट फाइल करते हैं। तो चलिए इस पे फिर बात करते हैं। मैं कंटिन्यू कर रही थी। अच्छा अब देखें जो अनफॉर्चुनेटली मैं आसान ज़बान में बात करूंगी, लेकिन वो जो पॉलिसी के साथ जो मैंने इतनी बड़ी कहानी दी उसकी निस्बत जितना मेरा एक्सपोजर और एंगेजमेंट रही है वहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ हमारे पॉलिसी मेकिंग और ये सारी एक्सरसाइजेस होती है, कंसर्न जो कमेटीज हैं वहाँ पे ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आई है भाई ये जैसे हुआ एडहॉसिज्म, इसको दे दो उसको दे दो उसको कर दो। मतलब जो कमेटीज आपका मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करती हैं उन्हीं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप गोश्त के रखवाले जैसे मैं अक्सर कहती हूँ बिल्ला रख लेते हैं, तो आपके यहाँ उसको बिल्कुल ही डे टू डे जैसे बेसिस पे कोई चीज़ करते हैं ना, बस इस वक्त ये कर लो इससे इसको फ़ायदा होगा, इस माफिया को फ़ायदा होगा, उस माफिया को होगा, इस सेगमेंट को फ़ायदा होगा। तो हम उस तरह से मैं भी बिजनेस कम्युनिटी को देख के किसी और कम्युनिटी को देख के शायद हम इस तरह से चल रहे होते हैं मुल्क की सिचुएशन को देख के नहीं। अब मैं आपको दूसरी तरफ आती हूँ कि जैसे हमने ये बात की इस्टेब्लिश हुई कि पूरी दुनिया में चाइना को देखे उन्होंने, बाकी दुनिया ने, हमारे नेबरिंग चाहे बांग्लादेश इवन देख लें, ईरान देख लें, आजकल ईरान की बात होती है तो उनका क्या सिचुएशन है। तो हमारे बजट के मैं थोड़े से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ओवरऑल आपका जो फेडरल गवर्नमेंट में जो पूरा जो बजट है वो 117 बिलियन है, हेल्थ में 53 बिलियन है। इसका अगर आप ब्रेकअप देखें प्रोविंस वाइज तो पंजाब में कोई
750 बिलियन एजुकेशन में है, 500 बिलियन हेल्थ में है, केपी में 468 एजुकेशन एंड 334 आपका हेल्थ में है, सिंध में कोई 601 एजुकेशन एंड 402 हेल्थ में है, बलूचिस्तान में 157 एजुकेशन और कोई 74 जो बिलियन है हेल्थ में। और ये टोटल जो बजट जो 3.52 ट्रिलियन बनता है, ये ओवरऑल जो है हमारी जीडीपी का 1% से भी कम है। आप जरा सोचें, अब मैं थोड़ी इधर भी थोड़ा मुझे कनेक्शन बनाने दें। ओवरऑल देखिए, पाकिस्तान आइसोलेशन में क्या नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द GSP प्लस IMF, और हमने बहुत सारे आलमी मुआहदे साइन किए हुए हैं, आपको पता है, जिसके अंदर हमें कंप्लायंस इंश्योर करनी होती है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, आप कब से हम नारा लगा रहे हैं कि हमें आइडियली कोई 3 to 4% ऑफ द GDP होना चाहिए। हम कभी 1.5% ऑफ द GDP हम एजुकेशन में नहीं गए हैं। हेल्थ का भी यही हाल है। लेबर के हवाले से MDGs के बाद SDGs पे हमने दस्तखत किए हुए हैं। 2030 तक तो हमें ये चीजें पूरी भी करनी है, लेकिन लगता नहीं है जो ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरी तरफ देखें, आपने BISP का जो है कोई मेरे ख्याल से 838 बिलियन, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमारी अवाम का भरपूर रिएक्शन आया था। पूरे सोशल मीडिया पे इस पे कैंपेन चली थी। उन्होंने कहा जी कि ये तो अच्छा, ये जो है ना मैडम, मैं इस पे अगले राउंड में आता हूँ। ये जो BISP वाला मामला है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने भी बात की थी। चौधरी साहब आपके पास आएंगे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। असल बात ये है कि फेडरेशन को मजबूत होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे NFC का जो फार्मूला है उसके तहत हम बजट की बात करें तो 57.7% चले जाते हैं प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस जो है वो अपने अलल्ले तलल्ले करते रहते हैं। कहा यही जाता है 18वीं तरमीम के तहत उनको बड़े राइट्स मिल गए हैं, बड़े डेवलपमेंट बजट्स चले जाते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि वो जो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। जैसे अभी मैडम से भी बात हो रही है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी BISP पे बड़ा इख्तलाफ चल रहा था कि जी ये फेडरल ही रखे, फेडरल ने ही सारे लिए हुए हैं कर्जे, और वो वापस भी फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। तो क्लाइमेट से लेकर हर चीज़ को यानी डील इनको करना है, लेकिन ये है कि ओवरऑल NFC का फार्मूला आइन के तौर पे जो बार बार बात होती है, इसको रिवाइज होना चाहिए। आपके ख्याल में 18वीं तरमीम के होते हुए ये हो सकता है? मैं आपको सबसे बड़ी बात ये अर्ज़ करूँगा कि ये फेडरेशन, NFC अवार्ड, ये सारी बातें एक तरफ, राइट, मेरी ख्वाहिश और आवाम की ख्वाहिश ये कि कोई बजट आवाम के लिए भी होना चाहिए। बात की ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इससे एग्री करेंगे कि इस बजट में इससे पहले लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों के लिए सिर्फ वादे हैं, और वो वादों पे आप देखें कि एक शायर ने इसी बजट पे कह दिया कि आसमाना वाल कोरी जावे, एक बुढ़ड़ा मैं तकिया कल, मिंता पाइया तरले कीते रुको बजुर्गो पल दा पल, रोजी रिज़्क हलाल कमाउण दा बाबा जी कोई दसो वल। तो बाबा की कहंदा है बच्चू नाम ज़हूर तेरा, पल्ले बन लै मेरी गल, रज नेकी दा दादा ही ते भुख चोरा दी नानी है। वाह 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 साहिर जी हुण सुनते चलो, ये भी एक कहानी है। मसला ये है कि इस वक्त, थैंक यू वेरी मच, यानी आप अंदाज़ा करें कि जी हमने बड़ी खुशखबरी आ गई कि जी कारें जो है उनको हमने उस पर ड्यूटी कम कर दी कि जी आप 2000 सीसी तक कारें भगवा लें। ये कारें आम आदमी की ज़रूरत है। आप हमें कहीं भी किसी ने ना ये हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के अंदर हमने ये फैसला किया है कि ये जो IPPs हैं, जो हमारे ऊपर बोझ है, जिनको पैसा देते हुए पाकिस्तान किसी सूरत में एक अच्छा बजट नहीं दे सकता, उसकी वजह यह है कि सारे का सारा बजट तो वो खुद खा जाते हैं। मेरी छोटी बहन ने बड़ा खूबसूरत कह दिया कि राखी बिल्ला बिठा देता है, दूध दी राखी तुसा। यार आप देखें, यानी वो वही लोग जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, वो सारे के सारे वहाँ बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि जी हमने आम आदमी की हालत को बेहतर बनाना है। उसके लिए बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो IPPs जो है ना, इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग के चार्जेस और इनके काम ना करने के चार्जेस, इनको बिजली फ्राहम ना करने के चार्जेस इतने दे दिए जाएं कि जिससे आम आदमी खुश हो जाए। तो सब आपको मालूम है कि अभी 21,000 मेगावाट के और IPPs अप्रूव हुए हैं। उसकी वजह ये है ना कि ये सारे के सारे वो लोग हैं
यानी जो इस मामले में मुलव्वस हैं, यानी हर एक ने फिगर दी है। तो मेरी गुजारिश ये होगी, ये आपको मैं अर्ज करूँगी, इनकी आपस की लड़ाई है। पैसा जहाँ भी जाएगा ना, राइट, चाहे वो NFC अवार्ड को आप चेंज कर लें, उसमें मसला क्या है, खाने वाले जो हैं वो ताकतवर हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं कि जब हम ताकतवर हैं तो हमारे पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए, आप क्यों पैसे ज्यादा रखते हैं। असल बात जब तक ये नहीं होगी कि आम आदमी की ज़रूरतों को सामने रखते हुए बजट में वो कंस्ट्रेंट्स, जब ये हमें कहा जाता है कि जी हम घास खा लेंगे, पाकिस्तान को एटम रखेंगे, हम ये कर लेंगे पाकिस्तान, भाई किसको घास खिला रहे हो? वो जो ऑलरेडी खा रहा है। मुझे कोई बजट दिखा दे पाकिस्तान का इन सारे सालों में, पिछले जब से ये गवर्नमेंट मौजूद है 4 साल से, जहां मुझे ये नजर आए कि जरा बराबर कोई आम आदमी को रिलीफ मिला है, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को कहीं शैटर किया गया है। बजट तो वो होना चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जहां बड़े जो हैं उनकी चीखें निकलें, यहाँ चीखें तो उसकी निकल रही है जो ऑलरेडी चीख रहा है। आपने कारों वाली जो मिसाल दी है, या अदरवाइज जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको आप रिलीफ किस चीज़ का दे रहे हैं, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की है। आपने एलीट कैप्चर की बात की है। क्यों सेक्रेटरी साहब ये फरमाएं कि ये जो ब्लू इकानमी है इसके हवाले से ज़रा बात करनी है कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है हमारे जो ऑफशोर ऑयल गैस ब्लॉक्स पहले भी दिए जाते हैं, माड़ीपुर को भी दिए, OGDCL बहुत सारे। लास्ट टाइम खान साहब के दौर में तो बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद वहाँ से कोई बड़ा ऑयल एंड गैस का ज़ख़ीरा जो है ना हमें दरियाफ्त हो गया, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन वो कहते हैं कैप हो गया था, अब दोबारा शायद आए। तो ये कितना बड़ा लीजिंग पोटेंशियल है जो अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी यानी इकोनॉमिक सपोर्ट हो सकता है। जी, आपका मैं सवाल, आपने कहा था बजट किसके लिए? जी बजट से रिलेटेड था, BISP से भी रिलेटेड। बेसिकली तो ऐसा लग रहा है बजट दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि हम सब चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करें। इस वक्त पाकिस्तान की नेट फॉरेन रिजर्व है $17 बिलियन, 17 बिलियन एक साथ, जिनसे हम ट्रेड करें उनके $700 बिलियन हो गए। तो बेनिफिट तो उनको और जा रहा है। राइट, मेरिटाइम पे आए, कुरंगी फिश हार्बर, हमारी जो फिश एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की $400 मिलियन है और कई सालों से स्टैग्नेंट है। राइट, और ये क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि ओवर फिशिंग हो गई है, फिश स्टॉक डिप्लीट हो गया है, और हमारे सीज हैं टॉक्सिक, क्योंकि सारा अनट्रीटेड सीवरेज और टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इंडस्ट्री से सारा अरेबियन सी में फ्लो हो रहा है। ठीक, और ये जब तक रोका नहीं जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। राइट, और फिर ये दूसरा काम हमको करना चाहिए कि शिप बिल्डिंग पहले प्राइवेटाइज करनी चाहिए और शिप बाद में ख़रीदने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सी फ्रेट से जो बाहर पैसा जा रहा है तकरीबन $5 बिलियन जा रहा है। ओके, हम 30 लाख कंटेनर की हमारी मूवमेंट है और पाकिस्तान का अपना एक भी कंटेनर नहीं है। तो ये बाकी मुल्क देखें, टर्की देख ले, ईरान, इनके 4-4 हज़ार वेसल्स हैं और प्राइवेटली ओन्ड है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक वेसल भी प्राइवेटली ओन नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर को इतना फंड करने से बेहतर है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई लेके आए। बिल्कुल ठीक है, लोग तैयार हैं इसके लिए। मेरे पास टाइम ज़रा कम है तो मैडम के पास आऊँगा। वही BISP का हमने सेक्रेटरी साहब से भी पूछना था, चले आपसे ही कर लेते हैं। BISP पे आपको क्या इख्तिलाफ है? एक लाइन में सेक्रेटरी साहब एक लाइन बता दे तो बेहतर है। फिर जो BISP का लॉ है, ठीक, उसमें ये लिखा हुआ है, क्लियरली प्रोवाइडेड है कि स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होएगा। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि परमानेंटली एक गोल होएगा, परमानेंटली चलता रहेगा जब तक वो बंदा। वो हम हमेशा कहते हैं अखुवत का मॉडल ज्यादा। देखिए, इसी बात पे मैंने शायद पिछले जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें कैटेगोरिकली ये बात की थी कि इसको मींस के तौर पे करें, एंड के तौर पे ना करें। और मींस क्या होना चाहिए कि हमने इतने साल तक देना है, इतनी हमारी बेनिफिशरीज होंगे, उनको ये इस डिसिप्लिन में स्किल्स देनी है, और इतने अरसे के बाद स्किल्स की बेसिस पे ये लोग आगे, हम इनको जॉब से या आगे सपोर्ट करेंगे, पर्सनल जो एंटरप्राइज है, ताकि ये लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो जो एक फ़िलॉसफी है, जितनी भी इस तरह के जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं, उस फ़िलॉसफी के अगेंस्ट मुझे ये लगता है कि हम इसको अपनी पॉलिटिकल माइलेज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं कि जितने लोगों को एंगेज करेंगे वो हमारे वोटर्स बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पंजाब क्यों इतराज़ करता था कि भाई ये पंजाब में कोई और पार्टी वहाँ पे क्यों दे रही है? बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए था कि हमारे लोग गुर्बत निकलेंगे और उनके हालात बेहतर होंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये इसी के साथ मैं इसको लिंक करूँगी कि देखिए, मैंने खुद बहुत जगहों पे मैं गई
और ख़ासकर पेरिफेरीज पे जो आपकी पावर्टी स्टिकन आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई तालीम की सहूलत नहीं है, सेहत की नहीं है, नौजवानों के पास स्किल नहीं है, वो फारिग बैठे हुए हैं घरों में। ज़्यादातर कोई जानवर पाल लिया, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर ली, उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता, वो मांगते भी नहीं। लेकिन उनमें एक काम उन सब ने बड़े स्मार्टली किया हुआ है कि अपने आप को ये जो इस तरह के रजिस्टर किया हुआ है, वो वेलफेयर हमारे पाकिस्तानी जो इंग्लैंड और उधर कनाडा में बैठे होते हैं वेलफेयर पे जिंदा होते हैं। एक मुझे सही आपका पॉइंट ठीक है, मैं थोड़ा मुझे इसको कंप्लीट अगर कर लूँ तो देखें, आप उनको बजाय इसके कि आप उनको पाँव पे खड़ा करें, आप उस गुर्बत के विशियस साइकिल में मजीद डिपेंडेंसी क्रिएट करके वो जो यूथ है, इस वक्त मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रही, वो यंग लोग जो आगे आने वाले मुल्क के जो और हम ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस खिते में यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे यूथ की है, तो वो जो यूथ के लिए एक ही रास्ता है तालीम और स्किल डेवलपमेंट, उसमें भी हमने वो कर दिया, वेलफेयर पे ले गए। आखिरी बात तो करने देना, देखें अब खाली बजट की बात नहीं है, बजट को स्पेंड कैसे करना है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि उसकी गवर्नेंस कितनी है, यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड बेनिफिशियरी तक, वो एक उससे बड़ा रफड़ है। ज्यादा बजट भी हो तो वहां से उसके कटे हो जाते हैं। आखिरी बात मैं आप इनसे छीनूंगा बात, क्योंकि मुझे वो आपके प्रोग्राम के हवाले से बहुत अहम बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल है, एक तो फुजैरा की बंदरगाह के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये यूएई के इंटरेस्ट में नहीं है कि वहाँ ग्वादर की बंदरगाह जो है वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस वक्त जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, और इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसको इस इशू को उठाना चाहिए। जो यूएई में आपके वर्कर्स हैं, जो उनके साथ हो रहा है, जिस तरह उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी होने की बुनियाद पे निकाला जा रहा है, हमें इसका भी वो यानी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, वो हमारी दरमियान में बात रहेगी। मुझे सजरे गुलाब वर्गियां शेरां दे खालका जख्मां दा कर ख्याल किताबां दे नाल ना। जो हमारे पोर्ट्स हैं उनका कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर और बल्क कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर वो यूएई पोर्ट्स के पास है, डीपी वर्ल्ड और अबू धाबी पोर्ट। राइट, तो जो पैसा वो तो हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। नादिर मुमताज साहब, अफशा साहिबा, सो नाइस ऑफ यू। आप, मुझे पता है आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, आपने फिर भी टाइम दिया। और जज साहब, सो नाइस ऑफ यू, बहुत मेहरबानी। मैंने असल में आर्टिकल 156 के तहत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जब बजट पास करती है उसका एक क्वेश्चन रखा हुआ था, वो आज टाइम नहीं मिल सका, नेक्स्ट टाइम से ही। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस तो ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जितनी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की है और ये जंग रुकवा के जितना बड़ा एहसान है उनका दुनिया पर, और दुनिया से ज़्यादा अपने आप पे हमारी मईशत जो है ना बहुत मुतासर हुई थी। और लेट्स होप कि चीज़ें बहुत बेहतर हों और हमारे ताल्लुकात भी बहुत बेहतरी की तरफ चले गए हैं। और हम अब डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जेन्युइनली मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इकानमी भी उसकी वजह से बेहतर होगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे दूसरे जो मसले मसाइल हैं जिनकी निशानदेही स्पेशली आरिफ जज साहब करते भी रहते हैं और आज भी किया है, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट तवज्जो देगी और वो भी मसाइल हल होंगे। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।